एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन की एडवांस क्लास। इससे पहले हमने प्रोनाउन की बिल्कुल बेसिक क्लास स्टार्ट करी थी, जिसमें बहुत ही बेसिक तरीके से तीनों केसेस समझाए गए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है प्रोनाउन सीरीज को समझने के लिए, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और उसके बाद पोजेसिव केस। तो तीनों चीज़ों की बिल्कुल बेसिक क्लास ऑलरेडी हमने ले चुकी है। अब आएगा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, साथ में ही है। रूल्स हैं, कुछ रूल्स इस लेक्चर में क्लियर होंगे, कुछ नेक्स्ट वाले में। इसमें बिल्कुल बेसिक रूल्स क्लियर होंगे और फ़र्क इतना है कि इसमें सारे स्ट्रक्चर होंगे, सारे फॉर्मूलेज होंगे और वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग, प्रोनाउन की टेबल। भाई हमने एक चीज़ सीखी थी इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर जो आपने नहीं देखा तो बता देता हूँ कि हम पर्सनल प्रोनाउन के बेसिस में सारे टॉपिक्स को समझते हैं, सारे रूल्स को समझते हैं प्रोनाउन की सीरीज़ के, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसकी टेबल, हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और पॉजेसिव केस क्या है ना। सो हम इस टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो पहली चीज़, प्रोनाउन की टेबल समझने से पहले एक स्ट्रक्चर था जो इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। पर उसको समझने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी लेक्चर्स हैं, आप ये सोचोगे कि वो 10 मिनट या 15-12 मिनट का एक लेक्चर हो और उसमें आपका सब कुछ कंक्लूड हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आई गेस टाइम की बाउंडेशन होनी ही नहीं चाहिए एक लेक्चर में। आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए, वे ऑफ टीचिंग पसंद आना चाहिए, ठीक है। टाइम कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप बेसिक लैंग्वेज नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तब भी आप खुद सोचो, अगर जो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक इंग्लिश में एक सेइंग है जिसे बोलते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, है ना। तो आप अगर जो हाफ नॉलेज रखते हो तो आप लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये जो लेक्चर है ये लेंदी होगा और इसके बाद के सारे लेक्चर काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत ही सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाएगा। बहुत एग्जांपल्स होंगे, पहले मैं सिर्फ 2-4 एग्जांपल्स लेता था, अब मैं कम से कम 8-10 एग्जांपल लूँगा हर एक टॉपिक के। सो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोलता है? बेसिक स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो एक स्ट्रक्चर तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ तो क्लियर होगी एक सेंटेंस 2-3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, है ना। ईट, एट, ईटन। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है? क्रिया, की चीज़ क्या हो रही है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो दिखाता है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या रिसीव कर रहा है वो भी वर्ब ही बताता है ना। तो ये 3 चीज़ें उसमें होती हैं, जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे मेन चीज़ है इसमें। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या है। उससे पहले हम समझेंगे, ये लिखा है पर्सन्स। उससे पहले हम ये समझेंगे पर्सन्स कितने इंग्लिश में। पहले ही बताया था 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो सेकंड पर्सन से बात करता है ना। और सेकंड पर्सन से जिसके बारे में बात करता है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, एक वचन बहुवचन, जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन भी होते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, है ना। जब एक हो तो एक वचन, एक से ज़्यादा हो बहुवचन। तो अभी मैं ये कह रहा था, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात करता है सेकंड पर्सन से, वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में 2 केसेस आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में 2-3 केसेस आते हैं। कौन सा केस आता है? ही मतलब मेल, शी मतलब फीमेल। तीसरी चीज़ आएगी आपकी एनिमल्स, ठीक है। वो किससे डिनोट होगा? वो होगा इट से डिनोट, ठीक है। तो जो 2 केसेस से, फर्स्ट केसेस हो गया जिसमें ही और शी आ गया आपका, है ना। सेकंड केस हो गया आपका इट, ठीक है। तो वो एनिमल्स के लिए भी डिनोट होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी डिनोट होता है। लिविंग थिंग्स के लिए ही और शी हो गया, नॉन लिविंग के लिए इट हो गया। अब पहला केस देखते हैं फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का केस क्या है? अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम देखेंगे है क्या, फिर हम देखेंगे इनका काम क्या है ना। हमें पता होना चाहिए कि अब मैंने आपसे एक वर्ड बोला कि ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्टिव बता दो, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्टिव। तो क्या हो गया? थर्ड पर्सन, इसका प्लूरल और इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो गया? देम, है ना। जब आपको ये टेबल अच्छे से पता होगी तो आप बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर लोगे। अब मैं बोलूँगा पोजेसिव केस, सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस बताओ आप, है ना।
प्लूरल का पोजेसिव केस बताओ, तो सेकंड पर्सन प्लूरल और इसका पोजेसिव केस क्या हो गया, योर। तो इस तरीके से आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसको समझने का एक ही तरीका है कि आप फ्रीक्वेंट इसको पढ़ते रहो, है ना। तो अब हम क्लियर हो गए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, है ना। ये बहुत बेसिक है, शायद आप सबने इसको इस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा देखा होगा। अब मैं पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट बाद में बताऊंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी आप स्ट्रक्चर देख लो कि एडजेक्टिव के ये हो गए सारे, ठीक है, और प्रोनाउंस ये हो गए। प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में फ़र्क है पोजेसिव केस के। अब देखते हैं आई का प्लूरल क्या है। आई का बहुवचन है वी को ऑब्जेक्टिव केस में हम बोलेंगे अस, ठीक है। सिंगुलर अब हम देखेंगे सेकंड पर्सन का सिंगुलर, एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। जब हम तुम करके बात करते हैं तो वो तुम एक आदमी भी हो सकता है, तुम एक पूरे ग्रुप के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे इजी चीज़ है सेकंड पर्सन, यू योर योर्स, कोई डिफरेंस नहीं है सिंगुलर और प्लूरल में। अब आई थर्ड पर्सन की बारी। पहले ही बताया था ही इज़ यूज्ड फॉर मेल, शी इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। इसको इंग्लिश में और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर ही को, और शी को बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। जेंडर मतलब आपको पता है मेल फीमेल, है ना। और इट आएगा नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर मतलब इसका जेंडर जब हमें नहीं पता होता। ये यूज़ होता है एनिमल के लिए, इन्फेंट बेबीज़ के लिए, या फिर उन चीज़ों के लिए जो नॉन लिविंग है या फिर जिनका हमें जेंडर नहीं पता या हम मेंशन नहीं कर पाते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते। प्लूरल है ना, प्लूरल हो जाएगा दे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होगा, है ना। देम, देयर, देयर्स, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इट्स जो आपका है, इट्स आपका यहाँ पे पोजेसिव केस नहीं होता है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इट्स का, बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ऑल्दो इट्स वैसे भी बहुत रेयरली कभी यूज़ होता है, इट्स का एडजेक्टिव भी बहुत, पोजेसिव एडजेक्टिव भी बहुत रेयरली कभी यूज़ होगा ना। अब ये देखते हैं कि आपने अभी तक बेसिक कितनी सारी, ये स्ट्रक्चर है जो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं। ये क्विज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और वही क्विज़ मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर ये कैसे हो गया, इट्स मी है या इट्स आई है। तो हम देखेंगे पहले बेसिक क्वेश्चंस, और अभी किसी भी चीज़ का मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर मेंशन नहीं करने वाला। तो पहला क्वेश्चन है इट्स मी और इट्स मी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब इट्स ये होगा तो इसका मतलब होता है इट इज़, इसका मतलब होता है इट इज़। और जब एपिस्ट्रॉफी नहीं आएगा, जब ऐसे होगा इट्स होगा, इसका मतलब होता है पोजेसिव केस, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा इसका मतलब, है ना। इससे जस्ट पहले बताया था हमने, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इट्स मी और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा इट्स मी, है ना। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा सही है गलत है, आपके व्यूज़, आपका जो अभी तक कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे देखेंगे। इट विल बी हिम, तो ये बी की फॉर्म है आपकी, है ना। इट विल बी हर, हिम, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, मी। हिम ऑब्जेक्टिव केस है ही का, और ये क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, शी का। हु इज हर विद यू, ये अगेन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो गया शी का। अब आपने जो ये पढ़ा होगा वो कॉन्सेप्ट अब आगे देखेंगे। जो ये लोग कहते हैं सही है और जो लोग कहते हैं गलत हैं, वो दोनों इस कॉन्सेप्ट को अब आगे देखते हैं। अब पहली चीज़, पहला रूल, वो कुछ बाद में हैंडल करेंगे, पहले हम देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। मैं अभी इसमें 1 से लेकर 7 तक के रूल लूँगा, बहुत बेसिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ सब्जेक्टिव केस, है ना। पहली चीज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से कंक्रीट बैठ जाना चाहिए दिमाग में। पहली चीज़ ये, आप पहला सेंटेंस देखिए। फॉर सपोज मैं ये बोलता हूँ मी वेंट टू स्कूल, मी वेंट टू द स्कूल, या फिर हिम वेंट टू द स्कूल, या फिर हर वेंट टू द स्कूल, या देम वेंट टू द स्कूल। आपने पहला वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा देखा है या दूसरा वाला देखा है जिसमें आप ये बोलते हो आई वेंट टू द स्कूल, या फिर ही वेंट टू द स्कूल, या फिर शी वेंट टू द स्कूल, या फिर दे वेंट टू द स्कूल, प्लूरल, एक से ज़्यादा जो लोग होंगे, है ना। तो आपने दोनों से, जाहिर सी बात है, आपने दूसरा स्ट्रक्चर ही देखा होगा, है ना। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, आई ही शी दे, और पहला वाला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, मी हिम हर देम। तो ये वाला केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, अभी बताया था ये वर्ब है।
तो जब भी ये पहला आ रहा है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है ना। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर मुझे तो नहीं लगता ये स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस कौन से हैं, आई वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल, शी वेंट टू द स्कूल, दे वेंट टू द स्कूल। ऑलराइट, यहाँ तक अब शायद समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक यूसेज है उस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। दूसरा एग्जांपल, हिम वेंट टू द लंडन होगा या ही वेंट टू द लंडन, जाहिर सी बात है ही वेंट टू द लंडन। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट रूल ये कहता है कि बी की फॉर्म जब भी यूज होगी आपकी, बी के फॉर्म के साथ हमेशा क्या, ये सब्जेक्टिव केस यूज होगा। और बी की फॉर्म जब आपकी कैसे यूज होगी, मेन वर्ब की तरह यूज होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, और ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको बहुत ईजी बनाते हैं। वर्ब की पहली बात, कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स होते हैं वर्ब्स के 3। फर्स्ट टाइप होता है मेन वर्ब, जिसमें हम बोल सकते हैं गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, कम केम कम, है ना। तो ये सारे क्या होंगे आपके मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे, बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, तो ये क्या हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब आपके आते हैं मॉडल वर्ब, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, शुड, कुड, वुड, ये आपके क्या हो गए, आपके मॉडल वर्ब हो गए। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको काट लेते हैं यहाँ पे, हेल्पिंग और मेन को, है ना। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आपकी बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी तो आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। अब इसको समझते हैं कि बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह कब यूज होगी। पहला एग्जांपल देखो, आई एम अ टीचर। सेकंड क्या है, आई एम रनिंग। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला सेंटेंस पहले देखते हैं। रन क्या है, रनिंग क्या है, वर्ब। रन की फॉर्म्स कितनी है, रन, रेन, रन, है ना, और उसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, रनिंग। तो ये क्या है आपकी वर्ब। वर्ब कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, इसकी फॉर्म्स होती हैं। एम क्या है यहाँ पे, एम भी आपका वर्ब है, तो ये वर्ब, एम कौन सी वर्ब है आपकी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी यहाँ पे बी की फॉर्म किस तरीके से यूज हो रही है, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। तो जब भी बी की फॉर्म के बाद अगर जो आपकी कोई वर्ब की फॉर्म आ रही है जो कि मेन वर्ब ही होती है हमेशा, तब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा आई गेस। ये गलत लिखा हुआ है मैंने, ये बार बार इरेज हो रहा है। अब देखते हैं पहला वाला। जब मैंने ये बोला कि आई एम अ टीचर, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना, दोनों में सब्जेक्ट हो गया है। अब आ टीचर क्या है, आ टीचर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये देखो, जब मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ तो क्या बचता है, एम। एम क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है एम। पर यहाँ पे एम के अलावा कोई दूसरा वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब आपका अकेला होता है तब वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, और तब आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे उसके साथ। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं मेन चीज क्या थी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि पहला एग्जाम्पल, ये जो हमने स्लाइड देखी थी, इट्स मी और इट्स मी, ये कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है इसका। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे कितनी वर्ब फॉर्म्स हैं। यहाँ पे एक वर्ब है, कौन सी वर्ब है, बी की फॉर्म, इज। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा इट इज आई। ऑलराइट, सेकंड वाले में देखते हैं अगेन कितनी वर्ब फॉर्म है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी एक वर्ब फॉर्म है ना, विल बी। विल बी के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, हिम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगेन आपका क्या आना चाहिए, इट विल बी ही। सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मी की जगह आई आया है, मी इज रॉन्ग, आई इज राइट, इट्स आई। अब मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि जब इट्स मी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शायद ही किसी ने इट्स आई कभी यूज़ करा होगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज आपको ग्रामेटिकली करेक्ट जो फॉर्म है वो इट्स आई ही है, और आप उसको यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। शायद आपको हर कोई यही बोलेगा कि इट्स मी राइट होता है, पर आपको स्ट्रक्चर अब पता चल गया है कि स्ट्रक्चर क्या है जब बी की फॉर्म आपकी मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। अगेन एक और सेंटेंस देखते हैं, इट विल बी हर हु इज गोइंग टू विन। इट विल बी हर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी की फॉर्म कैसे यूज हो रही है आपकी,
हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आएगा, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी, तो यहाँ पे आएगा शी। हु इज हर विद यू, अगेन, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो हर के जगह यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, अगेन सब्जेक्टिव केस क्या है, शी। तो आई गेस वो सीरीज, वो चारों क्वेश्चन जो क्विज के थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। इट इज़ नॉट मी हु एम टू ब्लेम। अच्छा, इसमें दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको लग रहा होगा कि एरर है। पहली चीज़ आपको ये लग रहा होगा कि हु इज़ टू ब्लेम आना चाहिए, यहाँ पे हु एम टू ब्लेम क्यों आ गया, है ना। तो अब ये समझते हैं कि पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को ढूंढते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वर्ब फॉर्म कौन सी होगी। इट इज़ नॉट मी, यहाँ पे क्या है, इज आ रहा है, अगेन इज किस तरह यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ पे आएगा इट इज नॉट मी आएगा या आई आएगा, तो सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे आई। इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। अब मैं ये देखूंगा, इट इज नॉट आई, हमने आई यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है ना। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम आएगा या आई एम टू ब्लेम होगा। जाहिर सी बात है, आई ऑलवेज टेक्स एम एज अ वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब फॉर्म। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं। वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू, अगेन वॉज किसकी तरह यूज हो रहा है, आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो वॉज इट शी आएगा या हर आएगा, सब्जेक्टिव केस शी आएगा इसमें। हु डिड इट फॉर यू, क्या वो वही थी, क्या वो वही है जिसने तुम्हारे लिए ये किया, इसका हिंदी मीनिंग है। और पहले वाले का हिंदी मीनिंग है वो मैं नहीं हूँ जिसे ब्लेम करना चाहिए। थर्ड देखते हैं। इट विल बी अस who will buy a new house, again it will be, अब कैसे यूज हो रहा है आपका, मेन वर्ब की तरह। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, it will be we who will buy a new house, her teaches him। तो आई गेस ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। she teaches him या फिर he teaches him, हमेशा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। बेसिक वाला क्वेश्चन इसमें आ गया। it is me who have brought you home, इट इज़ आई हु ब्रॉट यू होम, अगेन आई इज है यहाँ पे। इट वॉज देम हु वर रनिंग वेरी फास्ट, अगेन इट वॉज। अब आपका देम किस चीज़ का है, ऑब्जेक्टिव केस है। किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आपका दे का। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, है ना, देम की जगह। अब देखते हैं कुछ और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी इस पूरे सेंटेंस में मैंने लिखा गया वो समझते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जिस फॉर्म में पूछा जाएगा, जिस वर्ब फॉर्म में पूछा जाएगा, आपको उसी वर्ब फॉर्म में उसका रिप्लाई देना होता है। क्योंकि मैंने वर्ब की क्लासेस नहीं ली हैं, इसलिए मैं इसको इन कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, ताकि आगे हम जो भी अब पढ़ें उससे आप रिलेट कर सको इसे और उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन अगर जो कोई ये पूछे हु इज़ इट, तो उसका आंसर जाहिर सी बात है, जब हिंदी में पूछा जाएगा कि कौन है, कौन हो तुम, तो तुम क्या बोलोगे, मैं ये हूँ, या फिर जो भी है। आप प्रेजेंट फॉर्म में उसका आंसर दोगे। हु इज़ इट, इट इज़ आई, ऑलराइट। अब आपको यूज़ करना आ रहा होगा यहाँ पे। हु वॉज ही विद यू, ही वॉज माई फ्रेंड। अब मैंने ये पूछा कि वो कौन था तुम्हारे साथ, तो मैंने बोला वो मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज माई फ्रेंड। वेयर इज़ जॉन, इट इज़ ही ओवर हेयर। अब अगेन इसमें आपको खुद सोचना है कि इट इज़ ही होगा और हिम होगा। जाहिर सी बात है इसमें ही होगा, है ना, क्योंकि हम इज यूज़ कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब फॉर्म। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। अब हमने इससे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केसेस क्या यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको शायद बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम। आई लव ही, शी, दे, और या फिर आई लव हिम, हर और देम, इनमें क्या होगा। अब शायद आपने पहला कभी नहीं देखा होगा, और आई गेस ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई लव हिम, आई लव हर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आई गेस आप सबको पता होगा, आपने यही सेंटेंस हर जगह देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम, शी का क्या है, हर, दे का क्या है, देम। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो उससे रिलेटेड थे, वो बता दिए। अब ये देखते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखेंगे हम। सिंपल सी, ही टीचर्स, हिम होगा या ही होगा, जाहिर सी बात है ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम।
मैं तभी कह रहा था कि वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको वो टेबल बहुत अच्छे से याद होगा तो आप समझ सकते हैं कि हम जो भी चीज़ बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस, वो बहुत आसानी से आपको याद हो सकता है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आई मीन शी टोल्ड आई अ स्टोरी। शी टोल्ड, टोल्ड क्या है, टीचर्स क्या है यहाँ पे, टीचर्स वर्ब है, टीचर्स के बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इससे जस्ट पहले बताया था वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। शी टोल्ड, टोल्ड क्या है, वर्ब अगेन, तो आई क्या होगा आपका यहाँ पे, मी में चेंज हो जाएगा। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है आई का, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव, ये है। शी गेव, गेव क्या है यहाँ पे, गेव अगेन वर्ब है। शी गेव, उसने स्वीट्स दी तुम्हें और मुझे, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी गेव स्वीट्स टू यू एंड मी, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी जो इससे ऊपर वाले में भी आया है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यू सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, तो वो करेक्ट है यहाँ पे। शी इज टीचिंग रोहित एंड, अब यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी इज टीचिंग, टीचिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब फॉर्म है आपका, तो वर्ब फॉर्म के बाद क्या आएगा आपका, रोहित, आपका नाउन हो गया यहाँ पे, रोहित एंड हर, जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा हर। शी क्या ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी सब्जेक्टिव केस है। ही वॉज शाउटिंग एट मी, तो अगेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आ गया आपका, क्योंकि ये क्या है, वर्ब फॉर्म है। ही वॉज टीचिंग देम, अगेन टीचिंग क्या है आपका, वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस, ये करेक्ट है। और शाउटिंग एट मी, ये भी करेक्ट है। नाउ अब ये देखते हैं कि जो चीज़ें अभी तक हमने देखी वो बहुत बेसिक थी, कि वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल सी केस है। अब हम ये देखेंगे कि हल्का हल्का कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आता है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आपको देखने को मिलता है। अभी इस वाली स्लाइड में आप सिर्फ ये देखोगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे लेट, लाइक, बट, इनके साथ आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पर ये जो केस है बट इसके एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं लेट और लाइक, इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज़ नो वन एल्स बट हिम हु हैज़ डन द क्राइम, वो कोई नहीं है बट वो ये आदमी है, इस आदमी ने किया है और किसी ने नहीं किया है, तो इट इज़ नो वन एल्स बट हिम हु हैज़ डन द क्राइम, इसी ने वो क्राइम किया है, इसके अलावा और किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, बट यूज़ हो रहा है। बट एक तरीके से आपका प्रेपोजिशन भी है, क्या है, बट प्रेपोजिशन है। तो बट के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम। सेकंड वाला देखते हैं, ही लाइक्स मी, ये वैसे भी आपका वर्ब फॉर्म भी है और इस वर्ड के साथ हमेशा आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी। सेकंड चीज़, लेट हिम कम इनसाइड, लेट के बाद हमेशा क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है आपका, आप प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रेपोजिशंस के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये देखते हैं कि बट के साथ एक्सेप्शंस क्या है, बट कहाँ पे आपका एक्सेप्शंस लेके आता है। पहली चीज़, बट क्या है, प्रेपोजिशन है आपकी, तो प्रेपोजिशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके प्रोनाउन में जो आप पढ़ोगे, इनफैक्ट पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आप देखोगे दो टाइप के आपके ऑब्जेक्ट होंगे। पहला ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, दूसरा ऑब्जेक्ट किस चीज़ का मिलेगा सेंटेंसेस में, प्रेपोजिशंस का। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, प्रेपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब ये देखते हैं प्रेपोजिशंस कौन कौन सी है। पहले हम ये देख लेते हैं, बिटवीन, लेट, बिटवीन, अगेन, एट, और कितनी प्रेपोजिशंस आपने देखी होगी, टू, इन, इनटू, अंडर, अबव, तो ये सब क्या है आपकी प्रेपोजिशंस हैं। इनके बाद कौन से केस आते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट, बिटवीन यू एंड आई, अब आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, और यू क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है, तो बिटवीन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। एंड के बाद क्या है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, पर अभी मैंने क्या बोला, प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज होगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस, तो शी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, मी। लेट दे गो, अब ये मैंने जस्ट अभी इससे पहले बताया था, लेट दम गो होगा, बहुत आसान है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन यू, ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका। आई की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई गेस प्रेपोजिशन वाला आपको समझ में आ गया हुआ। शी मॉक्ड एट ही एंड आई, अब यहाँ पे आपको ये देखना है, मॉक्ड का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बारे में कुछ कह के हंसना,
और डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी आपको समझ में आ गया होगा, मनी जो पैसे हैं उसको उसके साथ और मेरे साथ हम दोनों में डिवाइड करें। अब ये देखते हैं शी मॉक्ड एट ही एंड आई। अब आपको ये देखना है मॉक्ड एट क्या है आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस में आप कंफ्यूज मत होना, प्रेपोजिशंस आपका लेक्चर लिया जाएगा, अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं ताकि इसके बाद जो भी चीज़ अब हम यूज़ करें उसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रेपोजिशन एट है इसमें, एट के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, आई का क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी मॉक्ड एट हिम एंड मी। ऑलराइट, अब ये देखते हैं कि बट के साथ जो एक्सेप्शंस थे वो क्या है। मैंने इससे पहले बोला था कि बट दो तरीके से यूज़ होता है, एक तरीका है कंजक्शंस, एक तरीका है प्रेपोजिशंस। अब आप ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत स्लाइटली चलेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि बट किस तरीके से यूज़ हो सकता है और इसका रीज़न क्या है वो भी आपको पता चलेगा जस्ट उस स्लाइड के बाद। अब पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ वेल ऑफ बट शी और हर इज़ ग्रीडी। अब यहाँ पे शी और हर आएगा, क्या आएगा इन दोनों में से वो डिसाइड करेंगे बाद में, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। शी इज़ वेल ऑफ मतलब जो अमीर होता है, एफ्लुएंट है ना, वेल टू डू बोल सकते हैं, वेल ऑफ बोल सकते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर के लिए, है ना। तो अभी मैंने इस स्ट्रक्चर में क्या बोला है कि वो अमीर है बट थोड़ी ग्रीडी है, लालची है। सेकंड देखते हैं, एवरीवन वेंट टू द पार्टी, सारे पार्टी में गए उसको छोड़ के या उसके अलावा, वो पार्टी में नहीं गई एक्सेप्ट वो लड़की जो भी थी। आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, या फिर मी एम ऑनेस्ट। तो आई गेस ये तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं पुअर हूँ पर लेकिन, या फिर लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। लास्ट सेंटेंस, नोबडी न्यू द आंसर बट मी, कोई आंसर नहीं जानता था सिवाय मेरे। तो मैंने हिंदी में आपको स्ट्रक्चर समझाया, अभी मैंने ये डिसाइड नहीं करा कि शी आएगा, हर आएगा, या दूसरे वाले में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा। अब आप इसका आंसर खुद ढूंढोगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, कंजक्शंस क्या होती है। कंजक्शंस मैंने प्रीपोजिशंस आपको बता चुका है थोड़ी देर पहले ही। कंजक्शंस क्या होती हैं, जो दो क्लॉज को जोड़ती है, दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ती हैं। तो वो अब देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे क्लॉज यूज़ हो रहा है। पहला चीज़, अब कंजक्शंस का मतलब क्या है, जब आपका बट की बात करी जाएगी तो बट में कंजक्शंस का मतलब क्या है। बट में कंजक्शंस का मतलब है लेकिन। और अब प्रेपोजिशंस में बात करी जाएगी तो प्रेपोजिशंस में हम क्या समझेंगे इसको, एक्सेप्ट। मैंने जैसे इससे पहले बोला था एक्सेप्ट और के अलावा या के सिवाय। तो बट में कंजक्शंस क्या हो गया, लेकिन या किंतु परंतु आप बोलते हैं ना कई बार, लेकिन, इसके अलावा। तो ये सब चीज़ें आपकी दोनों डिफरेंस में आती है, प्रेपोजिशन और कंजक्शन। अब बस ये डिफरेंस देखना है कि जब प्रेपोजिशंस होगा तो प्रेपोजिशंस के साथ हमेशा कौन सा केस यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस, और कंजक्शंस के साथ कौन सा केस यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस। अब ये जितना कंफ्यूजिंग लग रहा है वो उतना कंफ्यूजिंग है नहीं, पर ये है कि इसको बहुत इन डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा और फर्दर लेक्चर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शी इज़ वेल ऑफ बट शी इज़ ग्रेडी। शी इज़ ग्रेडी वो क्या है, वेल ऑफ बट शी इज़ ग्रेडी। तो बट क्या है यहाँ पे, लेकिन का काम कर रहा है। वो अमीर तो है लेकिन वो थोड़ी लालची है। तो पहला वाले में जब आपको समझ में आ ही गया तो कंजक्शन के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव क्या है, शी। सेकंड वाला देखते हैं, एवरी वन वेंट टू द पार्टी बट हर। इसका मतलब क्या है, सारे पार्टी में गए उसके सिवाय। तो मैंने अभी बोला था जब उसके अलावा, उसके सिवाय या एक्सेप्ट यूज़ होगा, इंग्लिश में बोलते हैं ना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब ही ये होता है अलावा या उसके सिवाय। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, हर। बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब तीसरा वाला देखते हैं, आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। बट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस लगाया है, ये भी सही है। नोबडी न्यू द आंसर बट मी। कोई आंसर नहीं जाता था एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय, मेरे अलावा किसी को आंसर्स नहीं पता थे। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशंस की तरह यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे अगेन कंजक्शंस। अब ये देखते हैं कि इसके और रूल्स क्या कहते हैं, मतलब और एग्जाम्पल्स कैसे समझते हैं। ये इट लिखा हुआ है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इट वॉज ही नॉट मी हु हैज टॉप्ड द क्लास। पहले हिंदी में समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है।
ये वो है जिसने क्लास में टॉप किया है, मैं नहीं हूँ, ये कहना चाह रहा है वो। तो अब ये देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। इट वॉज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब है यहाँ पे नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ हो रही है आपकी मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आएगा सब्जेक्टिव केस, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। इट वॉज ही नॉट मी हु हैज़ टॉप द क्लास। अब ये देखो जब इसमें कंपेयर हो रहा है तो कंपेयर ही का हमेशा सब्जेक्टिव केस के ही साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इट वॉज ही नॉट आई हु हैज़ टॉप द क्लास। ये वर्ब फॉर्म दोनों के लिए कॉमन रहेगी। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। मैंने वही एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है। इट वॉज ठीक है आपकी वर्ब सब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे हु हैज़ टॉप द क्लास। सेकंड देखते हैं वी वॉन्ट द टीचर। वी क्या है सब्जेक्ट, वर्ब वॉन्ट क्या है वर्ब, द टीचर यहाँ पे क्या है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टू बी हिम ये क्या है टू बी। अब ये आपका क्या है वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है तो आपका यहाँ पे क्या आएगा बी आपके क्या है मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो मेन वर्ब के बाद क्या आना चाहिए आपका सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हिम की जगह ही। वी वॉन्ट द टीचर टू बी ही हु हैज़ द बेस्ट रैपिड विद द स्टूडेंट्स। बेस्ट रेपो विद द स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, रेपो मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट, इज्जत उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टीचर ऐसा चाहिए जिसकी बहुत अच्छी इज्जत हो स्टूडेंट्स के साथ। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। Although he was the most friendly of all present and different from the others, he had hardly any friend except me. अच्छा इसमें सीधा सीधा बोल दिया although he was, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया आपका the most friendly of all present and different from the others, he had अगेन आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एनी फ्रेंड्स एक्सेप्ट मी। अब ये सिंपल सा दे रहा है आपको कि एक्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट के साथ क्या आएगा मी, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये अपने आप में सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं। इट वॉज मी और आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब यहाँ पे इट वॉज क्या है आपका अगेन आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इट वॉज आई आएगा। इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अगेन अब आप ये बोलोगे कि ऑफ यहाँ पे क्या है प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे हिज क्यों लिखा है, हिम आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, राइट। बट दिक्कत ये है कि हिज स्टडी पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर जो यहाँ पे ये इसके साथ एंड हो जाता, यहाँ पे स्टडीज नहीं होता, तो हिज आपका हिम होता। अब यहाँ पे हिज स्टडीज पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। एक्सेप्ट अब यहाँ पे पहले ही आपका प्रेपोजिशन आ गया। एक्सेप्ट यू एंड आई एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। एक्सेप्ट यू एंड मी एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। आई गेस ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कन्विंस दैम टू टेक दिस स्टेप। अब इसमें देखो इट टुक ये क्या है वर्ब हो गया आपका, है ना। अब ये क्या है माई सेल्फ, यहाँ पे क्या आना चाहिए था वर्ब, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्यों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे 4 महीने लग गए उनको कन्विंस करने में कि ये कदम उठा लो, ये स्टेप ले लो या कोई डिसीजन ले लो उसके लिए। तो आई गेस माई सेल्फ आपको समझ में आ गया कि माई सेल्फ नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। और माई सेल्फ अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है। माई सेल्फ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो कैसे यूज होगा वो अब आगे देखेंगे। अब रूल 4 जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके सारे केसेस पढ़ चुके हैं, सारे एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब पोजेसिव केस क्या होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से टेबल के फॉर्म्स में सारी चीज़ें समझाई जाए। पहली चीज़ पोजेसिव केस के अंदर मैंने 2 चीज़ बताई थी आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव आपके थे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और पोजेसिव प्रोनाउंस आपके क्या थे माइन,
आर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, और देयर्स। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा टेबल था, उसमें दिखाई थी, उस टेबल के बाद ये सब टेबल है उसी का, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, बस आपको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए छोटा कर दिया टेबल। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माय, इसका पोजेसिव प्रोनाउन माइन। अब ये यूज़ कैसे होते हैं ये हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। पहली चीज़, ए सेंटेंस नेवर एंड्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं हमारे, ये सारी चीज़ें। कभी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई भी सेंटेंस एंड नहीं होगा, ये पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह काम आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी लिखा है, डॉट डॉट का मतलब है एक सेंटेंस चल रहा है और सेंटेंस के लास्ट में आपने माय लिखा, माय के साथ फुल स्टॉप, ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के साथ माय मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो वो इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, ऐसा कभी यूज़ नहीं होगा। जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद अगर जो फुल स्टॉप लगता है और वो सेंटेंस एंड होता है वहाँ पे, तो वो करेक्ट हो सकता है, वो यूज़ हो सकता है, पर माय कभी यूज़ नहीं होगा। आई मीन पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ कभी सेंटेंस एंड नहीं होगा, पहला रूल। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि इसमें रूल्स हैं, रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो ये चीज़ें आप बुक्स में देख लेते हैं, पहली चीज़ बुक्स में इतनी अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी आपको, और रूल्स हर एक बुक में अलग तरीके से समझाए गए होते हैं, और बुक्स की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, बिलीव मी। जब मैं खुद ये सब चीज़ें समझ रहा था, बहुत टाइम लगता है बुक्स में, बार बार चीज़ें पढ़ो, बार बार चीज़ें समझो, और बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के बाद चीज़ें समझ में आती है उसमें। टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप इस चीज़ में फोकस करो कि एक्चुअल में हर एक चीज़ का मतलब क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सेकंड रूल क्या कहता है, मीनिंग ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस का मीनिंग क्या है, अब ये देखो, ये पोजेसिव प्रोनाउंस लिखे हैं मैंने, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ लिखे थे और पोजेसिव प्रोनाउंस यहाँ, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि चीज़ जो इधर लिखी है वो कहीं इंटरचेंज करी है मैंने चीज़। तो अब ये देखो, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के मीनिंग क्या है। पोजेसिव प्रोनाउन अगर जब मैं यूज़ करूँगा माइन, तो माइन का मतलब क्या होगा, माय प्लस नाउन। आर्स बोलूँगा तो आर प्लस नाउन, योर्स बोलूँगा तो योर प्लस नाउन, हिज बोलूँगा तो हिज प्लस नाउन। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब ये देखिए, हर्स, हर्स का मतलब हर प्लस नाउन, देयर्स मतलब देयर प्लस नाउन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये मतलब क्या है, नाउन, माय नाउन, माइन। तो इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा माय प्लस नाउन मतलब पेन, तो मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे बोलना चाहूँगा तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा माइन, और हमें पता है मैं पेन की ही बात कर रहा हूँ, तो माइन इज इक्वल टू माय पेन। अब इसका मतलब ये है माय पेन, अब ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अब ये समझते हैं कि तीसरा रूल क्या कहता है, इफ़ द नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। पहली चीज़, प्रोनाउन की जो पहली डेफिनेशन है वो यही बोलती है, प्रोनाउंस आर द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, है ना। और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं कभी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नाउन ऑलरेडी लिख चुका है, तो नाउन को कभी रिपीट नहीं करेंगे, नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। और पोजेसिव केस के संदर्भ में जब बात हो रही है तो हमेशा पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे। वो कैसे यूज़ होंगे, अब ये देखते हैं। दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज़ योर हाउस, या फिर सिंपल सी बात है, दिस इज़ माई हाउस, वेयर इज़ योर हाउस। अब इसमें नाउन क्या है, आपका हाउस नाउन है यहाँ पे, और हाउस क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है ना। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये रूल यही कहता है कि ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा ये बिल्कुल 100% गलत है, इसमें वीक एरर है, आप ये कह सकते हैं, पर ये एक तरीके से सुनने में भी अच्छा लगता है और ग्रामेटिकली भी ये वीक एरर है। इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के साथ। पोजेसिव प्रोनाउन योर का क्या है, योर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ माई हाउस एंड वेयर इज़, या फिर यहाँ पे ये भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा दिस इज़ माई हाउस वेयर इज़ योर्स। सिंपल सी बात है। और जब हम बोलेंगे योर्स, मैंने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था, जब हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब अगर जो हम माइन बोलेंगे तो माय पेन के बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में बात हो रही है, तो अब माइन का मतलब माय पेन हो गया। जब मैं यहाँ पे योर्स बोलूँगा तो मुझे पता है घर की बात हो रही है। इससे पहले वाले क्लॉज में मैंने ये बोला है कि दिस इज़ माई हाउस, वेयर इज़ योर्स, तो योर्स की जब बात होगी तो योर्स का मतलब है योर हाउस। अब
फोर्थ रूल कहते हैं his इज यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, तो वो दोनों की तरह यूज होगा। अब देखते हैं एग्जांपल्स कि वहाँ कहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, मतलब माय प्लस नाउन, नाउन क्या है, माय क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज हिज हाउस, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा वाला देखते हैं, दिस इज माय हाउस एंड दैट इज हिज, यहाँ पे क्या है, हिज पे सेंटेंस खत्म किया हुआ है प्रॉपर, तो हिज का यहाँ पे मतलब क्या है, दैट इज माय हाउस एंड दैट इज हिज हाउस, दिस इज माय हाउस एंड दैट इज हिज हाउस, तो यहाँ पे हिज का मतलब क्या है, हिज प्लस हाउस, तो आई गेस ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज हो रहा है। लास्ट देखते हैं, दिस हाउस इज हिज, जब मैं ये बोलूँगा दिस हाउस इज हिज, इसका मतलब ये है कि दिस हाउस इज हिज हाउस, तो यहाँ पे हिज पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है और ये 100% करेक्ट है। अब ये देखते हैं लास्ट रूल क्या कहता है, इट्स, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था, इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और वो भी बहुत रेयर केसेस में यूज होगा आपका। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, योर क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मैंने बोला कि तुम्हारी क्लास फर्स्ट फ्लोर में है। कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि आप पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन यूज़ करो। पोजेसिव प्रोनाउन के साथ फॉर सपोज माइन के साथ आपने यूज़ कर लिया पेन, तो क्या हो जाएगा, माई प्लस पेन प्लस ये वाला पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार पेन आ गया है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ नाउन यूज़ नहीं करोगे, इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है इस एग्जाम्पल का। योर्स क्लास रॉन्ग सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज माई हाउस, वेयर इज योर्स हाउस, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, सिर्फ अलग अलग लिखा है उनको। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, शायद आपको उससे ये चीज़ कंक्रीट हो जाएगी जो मैंने अभी पढ़ाई है। दिस इज माई, क्या कोई सेंटेंस एंड हो सकता है पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ? नहीं, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत। सेकंड देखते हैं, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या सेंटेंस सही है, ये 100% सही है। पहली चीज़, माइन के साथ सेंटेंस एंड हो सकता है। दूसरी चीज़, ये क्या है, एडजेक्टिव, पेन क्या है, नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, दिस पेन इज माइन, तो सेंटेंस 100% करेक्ट है। इसका मतलब है दिस पेन इज माई पेन। अब देखते हैं, दिस इज माई पेन, क्या सेंटेंस सही है, ये 100% सही है। ये एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन, तो ये 100% सही है। अब देखते हैं, दिस इज माइन पेन, मैंने जस्ट अभी बताया था ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये गलत है। दिस इज माइन और दिस इज माई, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर सपोज आपसे कोई पूछता है हुज पेन इज दिस, तो आप उसका रिप्लाई क्या करोगे, आपको पता है कि सामने वाला पेन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है दिस इज माई पेन, आप ये बोल सकते हैं दिस इज माइन। आप रिपीट नहीं करोगे नाउन को, नाउन क्या है, पेन, तो आप ये बोलोगे दिस इज माइन और दिस इज माई नहीं बोलोगे। तो आई गेस अभी तक जो पढ़ाया था वो बिल्कुल अच्छे से कंक्रीट कॉन्सेप्ट की तरह बैठ गया हुआ। अब देखते हैं स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्या है इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। आर इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये गलत क्यों है, इसका रीज़न इतना सा है कि आर क्या है आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, एडजेक्टिव को क्या चाहिए, हमेशा नाउन, तो क्या आना चाहिए, आर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री। पर मैंने क्या बोला कि नाउन कभी रिपीट नहीं होता। अब यहाँ पे कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, कंट्री, तो कंट्री यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, वीक एरर। इसको सही कैसे करेंगे, आर कंट्री क्या हो सकता है आपका, आर्स, हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। इसका मतलब यही है कि आर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री, पर हम लिखेंगे इस तरीके से ताकि हम नाउन को रिपीट ना करें, कंट्री को। तो ये वाला सेंटेंस सही है। योर कार इज़ अ न्यू कार, अगेन कार रिपीट हो रहा है। योर इज़ अ न्यू कार, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं कि योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, योर्स इज़ अ न्यू कार। योर्स यहाँ पे क्या है, योर्स है मतलब योर प्लस कार, तो आपका योर्स का मतलब ये है, हमें पता है हम कार के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कार सेंटेंस में आ रहा है। हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, अगेन ये सेंटेंस सही है। हर्स मतलब क्या हो गया, हम हाउस की बात कर रहे हैं, तो हर्स मतलब हो गया हर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, तो
ये सेंटेंस 100% करेक्ट है। अब देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिवीजन सिर्फ इतना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। सेंटेंसेस आप देख लेना, तभी हिंदी में लिखे हैं। माइन और माई के बीच में थोड़ा सा और डिफरेंस अच्छे से कंक्रीट आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई पेन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, बहुत तेजी से चलेंगे अभी। दैट इज हिज और हर हाउस, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगेन दे आर देयर, देयर क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव गेस्ट क्या है नाउन। अगेन दिस इज माई क्या पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन, बुक क्या है नाउन। अब यहाँ तक आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। अब ये आपका प्रोनाउन है यहाँ पे, है ना, प्रोनाउन के साथ सेंटेंस एंड हो सकता है, तो ये सेंटेंस सही है। अब ये क्या है, दिस यहाँ पे काम करेगा आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या है, दिस बुक इज माइन। हमेशा जब आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखा हुआ है, जब स्टार्टिंग में आपका एडजेक्टिव आएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, उसके साथ आपका नाउन आएगा, तो आप वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन यूज़ करोगे। हमेशा वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन यूज़ करोगे। पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं, दिस वॉच इज़ योर्स, दिस इज़ योर वॉच। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माई बुक। इतना ही डिफरेंस है, दोनों के मीनिंग आपके 100% सही है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। दिस स्कूल इज़ आर्स, दिस इज़ आर स्कूल। तो आई गेस आपको माई और माइन में शायद अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब ये देखते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट की तरह, पोजेसिव प्रोनाउंस आपका ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ हो सकता है। अब मैंने बताया था आपको वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का कैसे यूसेज हो रहा है पोजेसिव प्रोनाउंस का। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ये क्या है, हैज़ लॉस्ट, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एक कॉमन वर्ब बनाएगा आपकी, ये वर्ब है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। माई बुक क्या है आपका, अब यहाँ पे देखेंगे माई बुक आपका टोटल मिला के क्या बन रहा है, एक तरीके से पोजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं आपके उसको, है ना। ये क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन एज वेल एज योर्स। तो ये क्या हो गया आपका, अब योर बुक नहीं बोल सकते थे, इसलिए हमने योर्स यूज़ करा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह, पोजेसिव प्रोनाउंस की तरह कैसे यूज़ होगा यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट। योर्स, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। सेव क्या आपका वर्ब, यहाँ पे ऊपर वाले में आपको शायद मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद आपका क्या है, माई बुक। यहाँ पे क्या है, माई बुक पूरा क्या है, एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है एज वेल एज योर्स। तो अगेन योर्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं जो सिमिलर है, मेरी बुक तेरी बुक, मेरी बुक हमारी बुक, है ना, तो वो सिमिलर है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। सेव योर टाइम, सेव क्या है, अगेन वर्ब, सेव योर टाइम क्या है आपका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसके साथ कंपेयर होगा या किसके साथ मिलेगा वो, अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो एंड के बाद क्या आएगा, माइन, ये अकेला माइन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। ये देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होगा। पहली चीज़, आई सब्जेक्ट हो गया, प्रीफर आपका वर्ब हो गया, योर हेल्प ये पूरा का पूरा क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, टू क्या है आपका प्रेपोजिशन, तो टू के बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आपका पोजेसिव प्रोनाउन का आएगा। कैसे और क्यों, हम हर की जगह ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी हर है यहाँ पे, तो हम ये सेंटेंस तो ऑलरेडी करेक्ट हो गया ना। पर अब यहाँ पे बात क्या चल रही है, मैंने जस्ट तुम्हें पहले बताया था कि यहाँ पे सेम चीज़ सिमिलर चीज़ के साथ या तो कंपेयर होगी या तो सिमिलर चीज़ ही रिपीट होगी जब सिमिलर चीज़ की बात आ रही है, जाहिर सी बात है। तो योर हेल्प है तो यहाँ पे हर लिखा हुआ है, बस हर का मतलब है वो, और हर हेल्प बोलूँगा तो उसकी हेल्प, तो कौन सा यहाँ पे कंपेयर होगा, जाहिर सी बात है मेरी हेल्प और उसकी हेल्प दोनों कंपेयर होगी। यहाँ पे हर इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, हर हेल्प होगा यहाँ पे, हर हेल्प, पर वही वाला प्रॉब्लम आ गया, हेल्प अगेन रिपीट हो रहा है, तो हेल्प रिपीट ना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर्स। हर्स क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, शी
हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, शी लड़की का, फीमेल का, हर इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हर इसका क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, योर सब्जेक्ट, योर हाउस इज बेटर देन माई। अब इसका मतलब क्या है, योर हाउस क्या हो गया आपका, यहाँ पे कंपेयर किस चीज़ के बीच में हो रहा है, यहाँ पे योर हाउस, योर आपका क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, हाउस आपका हो गया नाउन। तो यहाँ पे योर हाउस, तुम्हारा घर बेहतर है मेरे से। अब इसमें इनकम्प्लीट सेंस देगा बाय। हिंदी में काफ़ी हद तक ये समझ में आ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, पर इंग्लिश में इनकम्प्लीट सेंस है बाय। पूरा होना चाहिए माय हाउस, क्योंकि उसका हाउस मेरे घर से बेहतर होगा, ना कि मुझसे बेहतर होगा, मेरे घर से बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माय हाउस। पर हम हाउस को रिपीट नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, माय हाउस की जगह माइन। माइन क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन केस है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस देख लिए। पोजेसिव केस के पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री को कैसे यूज़ करी जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम एज और देन को कैसे यूज़ करेंगे। अभी तक आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो कि एज और देन का मतलब क्या है। बस इतना समझ लो कि जब भी किसी दो चीज़ों को कंपेयर करी जाएगी तो वो सिमिलर होनी चाहिए। आप किसी की हाइट को किसी के वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को किसी एनिमल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करना है तो आप दो इंसानों को, दो एथलीट को, दो क्रिकेटर को, दो फुटबॉलर्स को कंपेयर करोगे। फुटबॉलर को क्रिकेटर से कंपेयर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने शायद बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वही एग्जाम्पल्स को मैं लूँगा यहाँ पे। ही इज़ बेटर देन मी और आई, दो ऑप्शन है यहाँ पे। आपने जो भी देखा होगा शायद वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। आंसर्स बाद में आप खुद बताओगे। ही इज़ एज फास्ट एज मी, ये एज वाला रूल आ गया आपका। आई रन फास्टर देन हिम और ही, जो भी हो सकता है, जो भी आपने देखा होगा। उसके बाद ये तीन कैटेगरी सेम है। उसके बाद एक कैटेगरी है थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैंने अलग लिखा है। आई नो आई, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई नो यू, ये क्या है आपका सेकंड पर्सन है एक तरीके से। एज मच एज हिम, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। इसीलिए मैंने इसको अलग लिखा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में डिफरेंस आ सकता है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता अभी। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है यहाँ पे। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में कॉमन रहता है, इसलिए इसमें डिफरेंस बताना मुश्किल है जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे। ऑल्दो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है, तो वो यू ऑब्जेक्ट केस में ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। एज और देन का रूल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री रूल हमने अभी देखा था। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता चुका है कि दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करा जाता है, तो वो सिमिलर चीज़ इंग्लिश में भी यूज़ होती है। सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट से कंपेयर करा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से कंपेयर करा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई को अगर जो मैं कंपेयर करूँगा थर्ड पर्सन से, तो आई को या तो मैं शी से कंपेयर करूँगा या ही से कंपेयर करूँगा। और अगर जो मैं आई का ऑब्जेक्टिव केस जो कि मी है, मी को मैं कंपेयर करूँगा, तो या तो मैं हिम से कंपेयर करूँगा या तो मैं हर से कंपेयर करूँगा। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। शी इज़ एज टॉल एज मी, बस इतना सही सेंटेंस है, बहुत छोटा सा है, दिख बहुत बड़ा रहा है। शी क्या है, सब्जेक्ट, एज टॉल एज टॉल एज क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। अब बस ये देखना है कि इसमें रूल क्या कहता है। रूल मैंने अभी बोला सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपेयर होगा। अब यहाँ पे देखना है कंपेयर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। भाई मैंने बोला शी, एक लड़की है, वो क्या है, वो इसके बराबर जो है लंबी है, उसके बराबर लंबी है। तो शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है। शी इज़ एज टॉल एज मी। अब यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो शी जो थर्ड पर्सन फेमिनाइन जेंडर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो किसके साथ कंपेयर होगा, सब्जेक्टिव केस है, तो वो फर्स्ट पर्सन किसके साथ कंपेयर होगा, सब्जेक्टिव केस के साथ कंपेयर होगा। सिंपल सी बात है। तो मी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, शी इज़ एज टॉल एज आई,
क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश यूज़ करते हैं या लिखते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया में वो सबसे गलत प्लेटफॉर्म है आप इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पे स्लैंग्स यूज़ होते हैं, बहुत गलत तरीके से इंग्लिश को यूज़ करा जाता है। इसका मतलब क्या है? शी इज़ एज टॉल एज आई। इसका मतलब है कि द वर्ब ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई इज़ क्या है? अंडरस्टूड। मतलब इसका मतलब ये है शी इज़ एज टॉल एज आई एम। इसका मतलब ये है, मतलब ये है, पर हम बोलेंगे हमेशा ये, लिखेंगे हमेशा ये। दूसरा देखते हैं, ही इज़ बेटर देन आई। अगेन ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन मेल है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये किसके साथ कंपेयर होगा? सिंगुलर। ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस कंपेयर हो रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है? आई। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है आई। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है ही इज़ बेटर देन आई एम। इसका मतलब ये है, लिखेंगे हम पहले जो सेंटेंस था उसके तरह। दो शी अपीयर्स टॉलर बट शी इज़ जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो शी अपीयर्स टॉलर, अब यहाँ पे बट आ गया। बट क्या था? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन में दो केस थे, पर मैंने ये बोला था बट का मतलब जब आपका लेकिन, किंतु, परंतु आएगा तब सब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। शी, अब शी के साथ कंपेयर हो रहा है, शी अपीयर्स टॉलर, बट एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड पर्सन एक इंसान बोल रहा है कि वो लगती बड़ी है, पर वो सिर्फ 1 इंच बड़ी है मुझसे। अब यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्टिव केस है, मी क्या ऑब्जेक्टिव है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ कंपेयर होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखी है आपकी, टॉलर देन आई होगा यहाँ पे। अदर एक और एग्जांपल, नो अदर टाइपिस्ट इन द ऑफिस एज स्लो एज हर। अब यहाँ पे अगेन, नो अदर टाइपिस्ट इन द ऑफिस इज एज स्लो एज हुम हर। अब अगेन यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? शी। यहाँ पे हम किसका कंपेयर कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? नो अदर टाइपिस्ट। तो हम सब्जेक्ट को किससे कंपेयर करेंगे? शी से। तो यहाँ पे क्या आएगा? हर की जगह आएगा शी। अगेन अब ये देखो, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। अगेन यू क्या है? यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यूज होता है, पर यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यू आर वर्ब से पहले ये सब्जेक्टिव केस, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी। इसका मतलब क्या है? यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी इज। शी इज, तो यहाँ पे ये है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। अगेन, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। तो सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, शी लाइक्स यू एज मच एज आई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? शी लाइक्स। यहाँ पे शी जो थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति, मतलब शी, वो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रही है? शी लाइक्स यू। वो सेकंड पर्सन को पसंद करती है एज मच एज आई। जितना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उतना ही वो तुम्हें पसंद करती है। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। अब शी क्या है? सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है आपका? वर्ब। तो लाइक्स के बाद क्या है आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया, तो ये बिल्कुल सही है ऑब्जेक्ट। अब क्या है? अब यू और आई के बीच में, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आपका ऑब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। शी लाइक्स यू एज मच एज आई। उसके बाद देखते हैं, आई नो यू एज मच एज हिम। अगेन ये बिल्कुल सही है। क्यों है? आई का कंपैरिजन जो सब्जेक्टिव केस है उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है इससे, हिम से। कंपैरिजन किसका हो रहा है? आई नो। नो क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। हिम क्या है? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब ये देखते हैं कि 8th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही। अगेन आई क्या है? आई का कंपैरिजन ही से नहीं हो रहा है यहाँ पे, पहली चीज़। यहाँ पे क्या है? आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। यू और यू का कंपैरिजन किससे हो रहा है? ही से। तो ही क्या है? गलत, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस है, जबकि यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? ही का यहाँ पे हिम। तो हिम राइट है यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट रूल है इसका, जो एज वेल एज गुड एज। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एज वाले रूल में कभी भी प्रॉब्लम ना आए।
जब भी आप एज गुड एज वेल एज सुन एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंस एज कुछ भी ऐसी चीज़ देखोगे, बिना सोचे वहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस यूज़ कर सकते हो। 99% केसेस में वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। जैसे पहला एग्जांपल, इन स्टडीज ही इज़ एज गुड एज ही, हिम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि हिम हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, ही इज़ एज फास्ट एज आई एम, है ना, कहना ये चाह रहा है पर लिखते हैं हम क्या है, ही इज़ एज फास्ट एज आई। ऊपर वाले में भी इन स्टडीज ही इज़ एज गुड एज ही। थर्ड वाला देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज़ नो वन इज एज गुड एज ही अगेन। यहाँ पे लगेगा आपको कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, पर आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, स्ट्रक्चर दिए हैं, सेंटेंसेस, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, आपका सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। तो आई गेस आपको ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स देखेंगे। हमने अभी तक सिर्फ रूल्स देखे हैं कुछ, अब इसके बाद जितने भी टाइप्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, बाय बाय।